हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे फिजिक्स का नया चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड करंट का बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे मान लो अब ये करंट है, ये हमने एक ग्राफ लिया तो ये करंट आई है, तो इसमें देखो इस ग्राफ की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो इसे ना हम साइनोसॉइडल कर्व्स बोलते हैं। साइनोसॉइडल सिग्नल्स वो होते हैं जो हम साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म्स में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें देखो करंट की वैल्यू बढ़ रही है मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम हो रही है, फिर उसके बाद फिर जीरो हो रही है। ठीक है, नेगेटिव में मैक्सिमम हो रही है ये। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड करंट का चेंज होता रहता है। और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक का नाम लिखा हुआ मैंने। आई का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई नोट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू या इसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं। टी का मतलब टाइम इंटरवल। ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई/टी। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली जो वोल्टेज होता है उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ऐसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। तो ई का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ई नोट का मतलब हमारा मैक्सिमम वैल्यू, टी टाइम साइन वो होता है। साइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और कोस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लो आपने ये चीज पढ़ी है कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, तो ये ई को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये इसका कर्व रहेगा। हम ज्यादातर इसमें साइन यूज करते हैं क्योंकि साइन जो होता है वो इजीली डिफरेंशिएशन या उसका इंटीग्रेशन हमें ठीक से ध्यान रहता है, तो हम ज्यादातर साइन प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी कर सकते हो। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो होती है। कहने का मतलब है करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है। आप इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब ये इसका ग्राफ है, जैसे ये डायरेक्ट ग्राफ हो गया, इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो होती है और ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, मतलब हाई होती है। तो हर कंट्री के हिसाब से इसका रहता है। जैसे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज है, यूएस के अंदर अलग है, यूके के अंदर अलग है। ठीक है, तो आगे आता है इसके अंदर आई मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें जो हैं बच्चों मैंने इसमें हिंदी में मेंशन की हुई हैं और मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ इसमें होता क्या है। जैसे एक रजिस्टर होता है, तो एक रजिस्टर के अक्रॉस हमने क्या करा, पहले एक डायरेक्ट सोर्स लगाया, डीसी सोर्स। उसमें से जो चार्ज फ्लो हुआ एक टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर, फिर हमने उसी रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ। अब उसमें चेक किया उसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ है, वो दोनों की वैल्यू सेम थी। इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ करंट। इस सारी बात को यहां पे मेंशन किया हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एक रजिस्टर में से जो चार्ज फ्लो हो रहा है डीसी का सोर्स लगाने के बाद, और उसी रजिस्टर में से जब एसी सोर्स लगाया तब उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आई मीन एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इसका जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला, हम हाफ साइकिल के लिए यूज करते हैं, 0 से T/2 के लिए, क्योंकि पूरे के लिए मीन 0 हो जाएगा। तो जितना पॉजिटिव साइकिल के लिए आंसर आता है उतना ही नेगेटिव के लिए आता है। और इसका आंसर आता है बच्चों ये 2I0/पाई। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, और इसका डेरिवेशन करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो देखो बच्चों इसका डेरिवेशन कैसे होता है। आई की वैल्यू क्या होती है, dQ/dt होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। इसमें ना हम दो केस बनाएंगे, सबसे पहले डीसी सोर्स के लिए करेंगे, उसके बाद लास्ट में जाकर के एसी सोर्स के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन हमें यही कहती है। तो सबसे पहले QDC निकाल लो बच्चों। तो dQ/dt क्या होता है, आई। तो हमने dt को मल्टीप्लाई कर दिया, आई की वैल्यू को हमने पुट कर दिया I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया हाफ साइकिल के लिए। तो बच्चों याद रखना है हाफ साइकिल के लिए करना है। I0 बाहर आ गया, d के साथ t है, इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, कोस होता है, कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, माइनस का साइन जो होगा वो बाहर आ जाएगा, यहाँ मेंशन कर रखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं बच्चों।
अपर लिमिट पुट करेंगे, टी की जगह t/2 आ जाएगा, फिर माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा टी की जगह। तो ओमेगा टी को हम 2 पाई लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कोस पाई माइनस कोस 0 कितना होता है, कोस पाई -1 होता है, कोस 0 +1 होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका -2, -2 माइनस बाहर है तो आंसर आ गया +2। इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसके अंदर, नेक्स्ट हम इसके अंदर QAC से कंपेयर करेंगे। QAC क्या होता है हाफ साइकिल के लिए, QAC मतलब जो आपको निकालना है मीन वैल्यू, आई मीन, उसके बाद टाइम कितना है t/2, क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है IT होती है, हमने नॉर्मल फॉर्मूला यूज किया बच्चों। उसके बाद क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन QAC की वैल्यू QDC के बराबर होती है। तो इसको जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2I0/ओमेगा और IM t/2। आपको निकालना क्या है, मीन वैल्यू, ये निकालना है। अब ओमेगा को खोल दो 2π/t, जब आप इसको ओपन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2I0/π। और नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, यही आंसर नेगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों इसमें एक चीज और होती है, आपसे ना इसमें ये पूछा जाता है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना, इसी टॉपिक को यहाँ तक तो ले आओगे। इसी में आपको क्या करना है, ओम्स लॉ यूज करना है, ठीक है, ओम्स लॉ यूज करना है। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, V=IR होता है ना। तो मतलब वोल्टेज को बनाने के लिए करंट पता होना चाहिए, उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। आपने जो रिजल्ट निकाला है ना, ध्यान से देखो, ये रिजल्ट है, इसको मैंने R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड करा। अब ये R ऊपर चला जाएगा तो 2I0R/π हो गया। IR क्या होता है, वोल्टेज, I0R क्या होता है, वोल्टेज। बच्चों आप इसको ना EVM भी लिख सकते हो, या V एवरेज भी लिख सकते हो, या EM जो मैंने लिखा है, या E एवरेज भी लिख सकते हैं। कोई भी नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये ध्यान रखना है वोल्टेज को हम E या V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, RMS वैल्यू क्या होती है। RMS का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर। RMS वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक रजिस्टर लिया, जैसे पहले हमने DC सोर्स कनेक्ट किया था, अब भी वैसे कर लिया। अब इस टॉपिक में क्या देखोगे, जो हीट इसमें पैदा हो रही है रजिस्टर में, जब आप एक सेल कनेक्ट करते हो, और वही हीट आपकी एक AC सोर्स के कनेक्ट करने के बाद हो रही है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, हीट DC में जो पैदा हो रही है और वही हीट AC सोर्स से पैदा होती है। अब हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपने जूल्स लॉ पढ़ा है क्लास 10th के अंदर भी, I²RT, वही फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट यूज करते हैं, DH=I²R/dt, थोड़े से टाइम के लिए। I की वैल्यू को पुट कर दो, मैंने सब लिख रखा है इसके अंदर, तो ये पुट कर दिया I²R/dt। तो इस वैल्यू को हमने देखा। अब इसमें से क्या है, हीट जो होती है वो पूरे साइकिल के लिए होती है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हीट आधे साइकिल में आई तो दूसरे में नेगेटिव हीट आई तो कैंसिल हो गई, ऐसा नहीं होता। हीट प्लस हीट ज्यादा हीट, समझ में आ गया। तो 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन दोबारा वही से sin²ωt को कैसे करते हैं, सबसे पहले बच्चों मेडिकल वाले ध्यान देना, सबसे पहले sin² को 1 - cos 2ωt/2 लिखना होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, ये कर दिया मैंने यहाँ पुट। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, ये जो 2 है ना, इस 2 को बाहर ले गए, ये 2 बाहर ले आए, फिर ना dt को मल्टीप्लाई कर दो, dt मल्टीप्लाई भी हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, ये देखो ये अलग अलग भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है, sin⁡ωt 2ωt का आंसर क्या होता है, cos 2ωt/2ω माइनस का, और cos 2ωt का आंसर क्या आएगा, dt, यहाँ dt भी होता है बच्चों, तो sin 2ωt/2ω। ये फॉर्मूले हैं बच्चे, आपको याद रखने हैं। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो यूज हो रहा है वो कर दिया। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लो बच्चों, पुट करते ही sin4π की वैल्यू कितनी होती है, sin4π कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। बस 0 हो गया, बचेगा क्या आपके पास, ये वाला फॉर्मूला। अब दोबारा वही पिछले वाले की तरह, जो AC सोर्स है उसके अंदर हीट कितनी होती है, IV²RT पूरे साइकिल के लिए लेना है, तो IV पुट कर दिया। IV का मतलब क्या होता है, वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल वैल्यू बच्चों इसका नाम एक ही होता है, जिसको हम IRMS भी कह सकते हैं, ठीक है। तो HAC HDC बराबर होते हैं
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो आपने 1 और 2 निकाल लिए, दोनों को कंपेयर कर लो, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या होता है, I0/√2। याद रखना इस चीज को बच्चों, समझ में आ गया। फिर दोबारा वही कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर निकालना हो तो क्या होता है, तो वही जो रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट को R से मल्टीप्लाई करो, R से डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर से, ओम्स लॉ से। कितना हो गया, ये वाली वैल्यू EV होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, R I0 की E0/√2। समझ में आ गया बच्चों। अब इसी के अंदर एक चीज फॉर्मूला और आता है IRMS का इज इक्वल्स टू रूट में I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर अप टू IN का स्क्वायर डिवाइड बाय n। बच्चों एक फॉर्मूला ये भी होता है इसका, रूट मीन स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अब हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सबको अलग अलग सीरीज में, उसके बाद पहले अलग अलग करेंगे, फिर सीरीज में हम लोग AC सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि करंट और वोल्टेज में या EMF में कितना डिफरेंस आता है। समझ में आ गया बच्चों। देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक रेजिस्टर लिया, उसको हमने कनेक्ट कर दिया E0 साइन ऑफ ओमेगा टी के साथ। अब इसके अंदर बच्चों E की वैल्यू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी है। अब इसमें हमने क्या करा, किरचॉफ्स लॉ लगा दिया। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, आप कहीं से मर्जी लगा लेना, चाहे ABCD लगाओ, चाहे ADCB लगाओ, आपकी इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया ABCDA, ये लगा दिया, क्योंकि ना इसमें क्या होता है, करंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती ना अल्टरनेटिंग करंट में, कोई एक मान लो, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया E की वैल्यू IR होती है। हमने क्या निकालना बच्चों, हमें गिवन क्या है, गिवन है वोल्टेज, निकालना क्या है, करंट। हर बार ध्यान रखना है, करंट आपको फाइंड करना होगा और वोल्टेज आपको गिवन रहेगी। समझ में आ गई मेरी बात। अब क्या करेंगे हम लोग, I की वैल्यू E/R हो गया, E की वैल्यू कितनी है, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको पुट कर दिया, E0/R क्या होता है, I0, ये बच्चों आपका आंसर आ गया। अब आप एक चीज को देखना, जो आपके पास वोल्टेज है उसमें क्या है, ओमेगा टी, जो करंट आया है उसमें भी एंगल ओमेगा टी आया है, दोनों सेम है ना, इसका मतलब इसमें कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है। किसमें, करंट और वोल्टेज में नो फेज डिफरेंस। समझ में आ गया, एंगल सेम है ना बच्चों। अब इसका फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहां पे देखो हमने क्या करा, ये एंगल ओमेगा टी बनाया, ये E है और I का मैग्नीट्यूड मैंने छोटा लिया, I इज लेस देन E, कम ले लिया मैंने। अब देखो E का ग्राफ ऐसे बना, ये E का ग्राफ बना, साइन सिग्नल है, और I का ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसा, बट बनाएंगे हम थोड़ा छोटा, ये थोड़ा छोटा बना दिया, बस बच्चों ये खत्म हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसके नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक वहां से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ओके, अब अगला टॉपिक है बच्चों इंडक्टर। इंडक्टर कनेक्ट करेंगे। इंडक्टर क्या करता है बच्चों, ये अपोजिट डायरेक्शन में EMF जनरेट कर देता है। तो E इज इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो किरचॉफ्स लॉ लगाया, किरचॉफ्स लॉ लगाते ही पता लगा कि जितनी वोल्टेज है, एक तो जो अप्लाइड है और ये छोटा ई क्या है, ये बैक EMF है, बैक EMF, ठीक है, ये पैदा होता है। तो E की वैल्यू -E होगी। अब E की वैल्यू याद है ना, -LdI/dt, सेल्फ इंडक्शन में पड़ी थी, इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद देखा मैंने, हमें यहाँ पे करंट निकालना है, तो E/L इंटू dt हो गया, तो E0/L हो गया, क्योंकि E की वैल्यू मैंने पुट कर दी ये वाली, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब D के साथ T है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन का, क्योंकि साइन वाली टर्म्स T में है। E0/L को बाहर खींच लो, ये बाहर आ गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ये माइनस कॉस हो गया। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो आप, हमने जो इनपुट दी है वो कैसी है, ये है हमारी इनपुट, ये है ना बच्चों, ये इसमें एंगल देखो क्या है, इसमें एंगल है ओमेगा टी, और हमारा आंसर क्या है, मतलब साइन ओमेगा टी। हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, कोस में, हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ गया। अब ये ओमेगा एल जो है, दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपको इसको साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, ओमेगा एल एक नई टर्म को पढ़ना है, ये दो चीजें होगी। समझ में आ गया। तो साइन
90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे माइनस है ना, इसमें ये माइनस है, इस माइनस को खत्म कर दिया, थीटा इधर ले आए और 90 आगे ले गए, तो ओमेगा टी माइनस 90। अब यहाँ पे बच्चों मैंने अभी बोला एक नई टर्म है ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या है? एक्सएल है। एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर। कहने का मतलब है जो रेजिस्टेंस एक इंडक्टर देगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सएल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट है इसके अंदर ओमेगा एल को एक्सएल से रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, अगर ये एक्सएल है, ये एक्सएल है तो मतलब वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट साइन 90 माइनस थीटा। अब एक बार जरा दोबारा ध्यान दो, इनपुट वोल्टेज कितनी है? यहां पे देखो ओमेगा टी है, आउटपुट करंट कितना आ रहा है, मतलब करंट की वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो कहने का मतलब क्या है? करंट की वैल्यू यहां से पीछे रह गई, वोल्टेज आगे निकल गई। ठीक है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है किसको? करंट को। कितने एंगल से? 90 एंगल से, याद रखना है। तो इसको वोल्टेज आगे निकल गई, मतलब वोल्टेज ये रही, ये ओमेगा टी हो गया, और नीचे क्या है? करंट, ये करंट हो गया। तो हमने करंट को यहां से स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर है? दोबारा देख लो, ये क्या है? ओमेगा टी। तो हमने साइन, हमने हर बार ना देखो, हमने वोल्टेज का ग्राफ तो ऐसा बनाना है। ठीक है, ये बन गया, ये वोल्टेज हो गया, सेम है। अब करंट यहां पे कहां है? पीछे है। कितना? यहां से 90, ये 90 बन गया। यहां से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इसको नीचे से स्टार्ट कर दिया, खत्म, ये हो गया। ये इसका ग्राफ बना लेना। समझ में आ गया? तो आपको क्या पता करना था? आपको फेज डिफरेंस पता करना था, किस किस के बीच में? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट। हमने एक कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दिया। तो जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं तब क्या होता है? अब देखो बच्चों, यहां भी ओमेगा टी है, इसके एंगल में भी डिफरेंस आएगा 90 डिग्री का। चेक करते हैं कि वो आगे जाएगा या पीछे आएगा। देखो आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी होता है। अब तुम्हें पता है क्यू की वैल्यू सी वी होती है। क्यू की वैल्यू सी वी होती है ना, हम सी की जगह वी, हम ना यहाँ पे वी की जगह ई लिख रहे हैं, क्योंकि हम ई से करते आ रहे हैं वोल्टेज को। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने। अब यहां पे देखो ई की वैल्यू को पुट कर दिया, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसके बाद ई नॉट बाहर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास टी के टर्म्स में है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस डॉट ओमेगा हो गया। अब आपको यहाँ पे देखो एक टर्म मिली ओमेगा सी। अब यहाँ पे हमें एक नई टर्म पता लगती है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ये याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर एक्स सी। याद रखना इस चीज को। दूसरी बात इसके अंदर क्या होती है? ई नॉट बाई एक्स सी साइन। अब यहाँ पे कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो पहले हमने क्या 90 माइनस यूज किया था, वहां माइनस भी था, तो यहाँ पे क्या है 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हमने ये यूज कर लिया। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? ई नॉट बाई एक्स सी साइन 90 प्लस थीटा, मतलब ओमेगा टी प्लस 90। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले में देखो कितना है? ओमेगा टी एंगल है, और यहां क्या आ रहा है बच्चों? 90 प्लस आ रहा है। तो मतलब यहां पे करंट आगे निकल गया ना। अब देखो ओमेगा टी तो हमारा ये है, करंट कितना है? 90 आगे, ये आगे देखो, ये आगे निकला। पीछे होता तो नीचे, अब कहाँ है? आगे। तो आगे है तो ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया? तो अब ये बना, ये तो हमारा सब में सेम बना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर से इससे आगे 90 हो गया ना, 90 हो गया, ये ऐसे स्टार्ट हो गया। बिल्कुल आसान है। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखना इस चीज को। ओके, नेक्स्ट है आरएलसी सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरएलसी सर्किट। तो आरएलसी सर्किट क्या कहता है बच्चों? आरएलसी सर्किट के अंदर हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया आरएलसी को, और अब हमने देखा इसके अंदर जो हमने वैल्यू देखी रेजिस्टेंस की, इन तीनों का कॉम्बिनेशन पैदा होता है। रेजिस्टेंस का आर, इंडक्टेंस का एक्सएल और कैपेसिटर का एक्सी। अब देखा जाए, हमें इसका डायग्राम बनाना है। अब देखो बच्चों, आर के अंदर वोल्टेज और करंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, और इंडक्टर के अंदर 90 डिग्री का फर्क रहता है, और कैपेसिटर के अंदर 90 का फर्क रहता है। बट कैपेसिटर में वोल्टेज जो होता है करंट से पीछे रह जाता है,
और इंडक्टर में आगे निकल जाता है और रेजिस्टेंस में सेम। आपको बच्चों ये ऐसे टी जैसा डायग्राम याद रखना है। नो फेज डिफरेंस, 90 VL और 90 VC। समझ में आ गया? ये आपने डायग्राम बना लिया। अब देखो इन तीनों के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं VL की वैल्यू ग्रेटर देन है VC से। याद रखना बच्चों, हमने लेट करा है ये चीज को ना, लेट कर लिया। इफ VL इज ग्रेटर देन VC, तो इस सिचुएशन में हमारा जो ये वाला टर्म होता है, ये मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, ये क्या बन गया, ऊपर वाली लाइन VL माइनस VC, ठीक है। और ये इसका बन गया रिजल्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग E। ये एंगल हो गया फाई। तो बच्चों इस डायग्राम को मैंने यहां बना दिया, ठीक है। ये ऊपर वाली टर्म क्या है, VL माइनस VC, नीचे क्या है VR, ये क्या हो गया रिजल्टेंट। अब इसके अंदर पाइथागोरस लगा दो, E का स्क्वायर VR का स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों VL VC है क्या, ये लिखा हुआ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। समझ में आ गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है। बस अब इसकी वैल्यू को खोल दो। अब इन तीनों को हमने यहां पुट कर दिया, आई नोट बाहर आ जाएगा, आई नोट बाहर आ गया, ये आई नोट आ गया, तो यहां से बचा गया ई नोट बाय आई नोट, क्या होता है रेजिस्टेंस, इसका नाम नया दे दिया क्या, इम्पीडेंस, इसका नाम क्या होता है इम्पीडेंस। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या करोगे आप, ऐसा टी जैसा डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ये VR हो गया, ये VL हो गया, ये VC हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, ये फाई हो गया, ये E। ये वाली वैल्यू कितनी है बच्चों, कलर चेंज कर देता हूं, ये वाली वैल्यू कितनी है VL माइनस VC। पाइथागोरस लगा दो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, आपको ये मिल जाएगा, वैल्यूज ये डाल दो, खेल खत्म। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मान लो हम एक रेजोनेंस की कंडीशन को अचीव करना चाहते हैं, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है बच्चों जब हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, उसको रेजोनेंस बोलते हैं, जिसमें हमें सिग्नल मैक्सिमम मिलता है, क्लैरिटी मिलती है। जैसे आप कोई भी मान लो फोन पे बात कर रहे हो, आपको सिग्नल मिल रहा है, तो वो सिग्नल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आप कहते हैं ना HD आवाज आ रही है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। समझ में आ गया? ये कब मिलता है, ये तब मिलता है जब रेजिस्टेंस कम होगा। देखो बच्चों सिग्नल अच्छा कब होगा, जब करंट बढ़िया होगा। करंट ज्यादा कब होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब इंपीडेंस की वैल्यू बहुत कम होगी। अब कम करने की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, जब XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाती है। इसको ध्यान रखना, 90% बच्चे ध्यान नहीं रखते इस चीज को, आपको ध्यान रखना है। XL की वैल्यू XC होगी तो क्या होगा, रेजोनेंस मिलेगा। अब इंपीडेंस के फॉर्मूले में XL और XC को बराबर रखोगे तो कट जाएगा, तो Z की वैल्यू R आ जाएगी, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L होती है। XC क्या होता है, 1/ωc होता है। तो जब हम इस ओमेगा को ऊपर लेके जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर R बन जाएगा, 1/LC बन गया। तो ओमेगा R की वैल्यू कितनी होती है, हमारा एक फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, 2π न्यू। तो 2π न्यू को पुट कर दिया, क्योंकि ओमेगा नहीं होता 2π न्यू, पढ़ा होगा 11th के अंदर 2π न्यू, ठीक है। तो 2π न्यू है, स्क्वायर का हम यहां से हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर, जब हटाएंगे तो अगले स्टेप में, ठीक है। ये रूट हो गया और 2π को नीचे ले आओ तो आंसर कितना आ गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π। रूट L क्या होता है, इंडक्टेंस, L इंडक्टेंस होता है, C का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो बच्चों इसको ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत, कैसी भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, ठीक है बच्चों। अगली चीज देखो क्या है इसके अंदर, क्यू फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर। हम चाहते हैं कि सिग्नल बहुत बढ़िया हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर होता है बच्चों वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ये रेशियो होता है बच्चों, ये मैंने यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका, ठीक है। अब ना इसको डेरिवेशन को प्रूव कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/R रूट L/C, फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को ना दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, एक तो इंडक्टर बटे रेजिस्टर वोल्टेज कर लो, एक में कैपेसिटर बटे रेजिस्टर कर लो। सारी चीज मेंशन की हुई है, बस आपको एक बार थोड़ा सा देखना है। VL क्या होता है पता है, I0 XL होता है, ठीक है। और VR क्या होता है, I0 R होता है। तो I0 से I0 कट गया, XL को खोल दो, क्या होता है XL, ओमेगा L होता है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस R बच गया। अब आप देखोगे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्वालिटी सिग्नल की बढ़िया कब होती है, जब
एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर होती है, तब होती है ना क्वालिटी, तब बढ़िया होती है। तो अभी तो किया था ऊपर, याद नहीं है? देखो एक्सएल की वैल्यू एक्ससी होएगी तो ओमेगा एल की वैल्यू 1/ओमेगा सी होएगी ना, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC होएगी। तो इस वाली वैल्यू को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। बस अब आपने क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पटक दो, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो 1/√LC को क्या लिख सकता हूँ, √LC को √L√C भी लिख सकते हो ना। तो ऊपर वाले L को क्या लिख सकते हैं, √L इंटू √L, डिवाइड करोगे कट गया, ये बच गया 1/√LC, खेल खत्म। सेम ऐसे ये भी है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है, XC को ओपन कर लेना बस, XC 1/ओमेगा सी की वैल्यू पुट करो, उसके बाद 1/√LC आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। पावर एसोसिएटेड अक्रॉस RLC सर्किट, ये बच्चों ऐसा टॉपिक है आपके एग्जाम में R सर्किट आ जाए, RL सर्किट आ जाए, RC सर्किट आ जाए, LC सर्किट आ जाए, कोई भी आ जाए, तो सबके अक्रॉस पावर आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, dW/dt होता है। वर्क डन निकाल लो, वर्क डन क्या होता है, PDT होता है। ठीक है, PDT, ये PDT हो गया। अब इसके बाद P की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, पुट कर दिया। वोल्टेज और करंट में कोई ना कोई फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि आप देख के आए हो अभी रेजिस्टेंस के केस में फेज डिफरेंस 0 था, कैपेसिटर के केस में 90 था, इंडक्टर के केस में 90 है। मैंने मान लिया फेज डिफरेंस 5 है, तो यहां पुट कर दिया बच्चों। अब क्या करा, सिंपल कैलकुलेशन, E0 I0 को मल्टीप्लाई मार दिया, साइन ओमेगा टी को आगे ले गए और साइन A प्लस बी खोल दिया। तो बच्चों ध्यान दो, इस वाले में साइन A प्लस बी, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद क्या करा मैंने, साइन को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई करने के बाद अलग अलग लिख लिया। उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इसको साइन 2 थीटा बना दिया। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भाग कर दिया इसको, और इसका फॉर्मूला खोल दिया 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2। अब 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, यहाँ लिख दिया साइन 2 ओमेगा टी। और इसका फॉर्मूला भी आपने पीछे करा है, इसका इंटीग्रेशन, 2 को बाहर ले जाओ, 2 बाहर आ गया, dt को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, dt cos 2 ओमेगा टी dt। समझ में आ गया? अब इसका इंटीग्रेशन कर दो पूरे साइकिल के लिए 0 से t तक, अपर लिमिट। अब देखो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ध्यान रखो, तुम्हें मोटी मोटी बात बताता हूँ इसके अंदर क्या करना है। जो ये वाला आंसर है ना बच्चों, ये सारा आंसर 0 होएगा, ये सारा आप करके देख लेना, आप यहां तक पहुंच जाओ बस, उसके बाद आप ना इसको डायरेक्ट 0 लिख देना। समझ में आ गया? आपका आंसर बचेगा ये वाला आंसर आपका बचेगा। क्लियर है क्या यहां तक? फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना एक बार। जैसे ही आप यहां तक पहुंचते हो, जब आप इसका इंटीग्रेशन करने लगोगे, तो ये वाला जो वैल्यू है ना, इस सब का इंटीग्रेशन 0 आएगा, बचेगी आपके पास ये वाली वैल्यू। इसको ना याद रख लो आप, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट 0 लिख देना। उसके बाद आपके पास बचेगा ये वाला, इसके बाद आप यहां तक पहुंच गए, ये वाली वैल्यू है बच्चों। अब यहां से t को भाग कर दो w से, w/t क्या होता है, पावर होता है, E0/√2 I0/√2। अब √2 कहां से आ गया, 2 को मैं तोड़ भी तो सकता हूं ना, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया इसको। ये क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ एक वर्चुअल वैल्यू बनती है। याद करो अभी ऊपर करवाया था, ERMS कितना था, E0/√2, अभी करवाया था ना ऊपर, ये वाली वैल्यू बना दी। क्लियर है? इसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। कैसे, अभी देखना, W/T क्या होता है, पावर, ये पावर आ गई, ये है हमारी एवरेज पावर। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछता है कि रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी होगी, मान लो मैंने तुम्हें पहला टॉपिक करवाया था रजिस्टर, तो इसके अक्रॉस मैंने क्या करा, ये सिग्नल लगा दिया। अब इसके अक्रॉस मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे को ये बताओ इसके अक्रॉस पावर कितनी होगी, तो आप ना यही वाला डेरिवेशन याद रखो। आप जब यहां पहुंच जाओगे, कहां गया, हाँ, जब आप नीचे पहुंच जाओगे यहां तक, ये यहां तक, तो यहां से आप फाई की वैल्यू को 0 पुट कर दो, क्योंकि रेजिस्टर का फेज डिफरेंस 0 होता है, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ केस कर रखे हैं, देखो ये रहा, ये स्पेशल केसेस है। अगर मान लो कैपेसिटर के या इंडक्टर के अक्रॉस पावर पूछ ले, तो हमारा ये होता है। क्लियर है? cos 90 0 होता है, तो नो पावर कंजप्शन। इस चीज को बोलते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वोल्टलेस करंट। तो वोल्टलेस करंट क्या होता है, ये वो करंट होता है जिसमें सर्किट में पावर कंजप्शन 0 होता है। क्यों 0 होता है, इसका रीजन होता है। देखो हमने यहां पे क्या पढ़ा है,
पी ईवी आई वी कोस फाई। देखो बच्चों ये ईवी आई वी कोस फाई पढ़ा है, मतलब ई और वी के बीच में कोई ना कोई एंगल है, फाई ये बना दिया। आई आर एम एस और ई आर एम एस इसके बीच में एंगल है फाई, ठीक है। अब आई आर एम एस के कंपोनेंट बना दिए, आई आर एम एस कोस फाई, आई आर एम एस साइन फाई। अब आई आर एम एस कोस फाई जो है वो ई आर एम एस के अलोंग है, यहां लिख रखा है कोस फाई साइन फाई, ये अलोंग है। अब जो अलोंग है उसमें फाई कितना है, 0 है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एंगल 0 होता है, तो ये आंसर आ गया आई आर एम एस ई आर एम एस कोस फाई। अब दूसरा देखो, अगर हम बात करें आई आर एम एस साइन फाई की, वो परपेंडिकुलर है ई आर एम एस के, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, ई आर एम एस आई आर एम एस कोस 90। कोस 90 क्या होता है, 0, तो एवरेज पावर कितनी हो गई 0, तो पावर कितनी हो गई 0। इसको बोलते हैं आइडल करंट। समझ में आ गया, याद रखना इस चीज को। सो इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर इन द सर्किट। तो ये कब होता है, जब कैपेसिटर और इंडक्टर की बात हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस 90 होता है। क्लियर है बच्चों। अच्छा, पावर फैक्टर क्या चीज होती है बच्चों, इसको इंपिडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, इंपिडेंस ट्रायंगल। इंपिडेंस ट्रायंगल के अंदर ये वही है बच्चों जो हमने अभी ऊपर बनाया था, वी एल माइनस वी सी, यहां पे किया था हमने ई, यहां किया था हमने वी आर। तो अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये जेड आता है, ये आर आता है, तो इसका एक्सएल माइनस एक्सी होता है। तो इस ट्रायंगल को यहां बना दिया। तो इस ट्रायंगल के अक्रॉस हमने अभी एक फॉर्मूला तैयार किया था ऊपर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला था हमारा, z इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर रूट में। तो पावर फैक्टर क्या चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल पावर, इसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। इट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर या ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर। और दूसरा, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें कोस फाई की, कहने का मतलब है कोस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, याद रखना आप। तो कोस फाई इस ट्रायंगल में आर बटे जेड होता है। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। ये सबकी डेफिनेशंस हैं, इसको आप पढ़ लेना। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 मार्क्स के अंदर, इसकी केस स्टडी भी आती है 4 नंबर के अंदर। ट्रांसफॉर्मर, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, हाई को लो कर देगा, लो को हाई कर देगा। बड़ा जबरदस्त डिवाइस होता है। ये ऐसा डिवाइस है जो 95% तक एफिशिएंसी देता है। ये इतना खतरनाक डिवाइस है, ठीक है, बहुत प्यारा। आपने देखा होगा एसी के साइड में स्टेबलाइजर लगा होता है, इनपुट कम आ गई, लाइट डिम होगी, एसी फिर भी काम कर रहा है, ठीक है। वो कैसे काम कर रहा है, उसके पीछे प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। आप याद रखना किस वजह से काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। समझ में आ गया। अब देखो ये इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम बच्चों ऐसा भी बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरह से बुक्स में बना होता है, इस तरह से ये वाला, ठीक है। ये इसका ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये इसकी यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे जैसे आपको ठीक लगे वैसे बना लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एनपी हो गया, सेकेंडरी के अंदर एनएस हो गया, 2 पॉइंट हो गए, P1 P2 इनपुट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट हो गया, हमारे पास चेंज होके मिलेगा, क्योंकि ये क्या करता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। अब देखेंगे कैसे करता है। तो ये इसके अंदर डायग्राम बनाने के बाद बच्चों इसके अंदर ही उसके बारे में लिखा हुआ है कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, P1 P2, इनके जो आपने उसमें ऊपर बनाया है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। आपको CBSE के एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये लिखने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे फैराडे लॉ लगाते हैं बच्चों। फैराडे लॉ क्या कहता है, माइनस का d5/dt होता है ना, E की वैल्यू NP d5/dt हो गया, और सेकेंडरी साइड क्या हो गया, NS d5/dt हो गया। इन दोनों इक्वेशन को भाग कर दो, 2/1 कर दिया, ES/EP, तो जब भाग करोगे NS/NP आ जाएगा। ये आपको बच्चा आंसर आ गया। इसमें जो K होता है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, हम मानते हैं इनपुट पावर की वैल्यू जो है आउटपुट पावर के बराबर है, तो इनपुट पावर, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है। VI या फिर हम इसको EI भी तो लिख सकते हैं ना। E प्राइमरी साइड क्या होगी, इनपुट साइड EI, और II इज इक्वल्स टू आउटपुट साइड क्या हो गया, ES या IS ले लो। इसको ना II नहीं लेते, इसको इनपुट वो ले लेते हैं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, ये ले लिया। यहाँ से रेशियो ले लो, ES/EP किसके बराबर आ गया, IB/IS के। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन रेशियो। देखो बच्चों, जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी में बिजली भेजते हैं, आपने देखा होगा लिखा हुआ 11,000 वोल्ट खतरा,
40,000 वोल्ट खतरा, ऐसे लिखा देखा होगा डेंजर। तो ये इतना ज़्यादा वोल्टेज क्यों होता है? देखो इधर, अगर हम बात करें इस रिलेशन से, ES इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IS। इतना ज़्यादा वोल्टेज है, करंट कम होगा। करंट कम क्यों करते हैं? क्योंकि करंट ज़्यादा होने से ये लॉ काम करने लग जाएगा, I²RT। करंट ज़्यादा तो हीट ज़्यादा होगी तो जो वायर्स होती हैं उसमें लॉस ज़्यादा होगा। लॉस ज़्यादा मतलब वायर जलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? इसीलिए हमेशा याद रखना, हाई वोल्टेज क्यों करते हैं? ताकि वह करंट का वैल्यू कम हो जाए, लॉसेस कम हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर स्पेशल केस है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, स्टेप अप कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या था, ES/EP इज इक्वल्स टू NS/NP इज इक्वल्स टू K। अगर K की वैल्यू हमारी बड़ी है 1 से तो NS की वैल्यू बड़ी हो जाएगी NP से। इसको बोलते हैं स्टेप अप। इसका मतलब यहाँ देखो ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 टर्न है, यहाँ कितने हैं 1 2 3 3, तो 6 बड़ा है 3 से, स्टेप अप। अगले में क्या होगा, उसका उल्टा हो गया, छोटा हो गया। अगर ये दोनों बराबर है, आइडियल केस हो गया, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। आउटपुट ओवर इनपुट, तो आउटपुट क्या है ES/IS, इनपुट क्या है EP/IP, ठीक है। पावर का फॉर्मूला V/I या E/I। अगर उसको परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। नेक्स्ट है इसके अंदर लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, कॉपर लॉस, हीट लॉस ड्यू टू हीट, दूसरा एडी करंट लॉसेज, ठीक है। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इसको मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ले लो। और कॉपर लॉस कैसे कर सकते हैं कम? मोटा तार ले लो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर तुमने सुना होगा, उसके पास ना आवाज़ भी आती है, शोर होता है, उसको बोलते हैं हमिंग नॉइज। ये क्यों होता है? क्योंकि उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो काला तेल होता है, ब्लैक ऑयल, उसको ठंडा करने के लिए मोटर लगाई जाती है। देखो वो लॉस ही तो है ना, खर्चा हो रहा है, बिना मतलब मोटर चल रही है, उसके अंदर आवाज़ आ रही है, ठीक है। हमिंग नॉइज उसको बोलते हैं, याद रखना। लास्ट टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कक्षा 10 में आपने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा वो ध्यान दें। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। इसको बोलते हैं आर्मेचर कोयल, ये जो इसमें रेक्टेंगुलर कोयल है ABCD। और इसको बोलते हैं रिंग्स R1 R2। X और Y क्या होते हैं? ब्रशेज होते हैं। R1 और R2 घूमते हैं, रिंग घूमते हैं, और X और Y क्या होते हैं? फिक्स रहते हैं, ठीक है। आर्मेचर कोयल, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग्स, ये कंपोनेंट होते हैं। आर्मेचर कोयल ये होती है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है? कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, तो इसमें करंट हमारा बनता है क्योंकि ये रोटेट करती है। इसके रोटेट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो वही E=d∅/dt वाला कंसेप्ट लगता है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है? फील्ड मैग्नेट क्या करते हैं? फील्ड मैग्नेट हमारे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। स्लिप रिंग्स क्या करते हैं? ये रिंग्स बेसिकली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। दूसरा, ये रिंग्स क्या करते हैं? हर एक आर्मेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, आर्मेचर के एंड के साथ। जैसे AB जो है हमारा पहले रिंग से कनेक्ट है, और CD जो है हमारा दूसरे रिंग से कनेक्ट है, ठीक है। इसमें जो करंट आएगा वो इसको मिलेगा, इसमें जो करंट आएगा वो इसको मिलेगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो ब्रशेज होते हैं ये फिक्स रहते हैं और कार्बन के बने होते हैं। फिक्स क्यों रहते हैं? क्योंकि जैसे मान लो ये वायर है, अगर ये वायर हम रिंग से डायरेक्ट जोड़ दें तो ये वायर तो इसके ऊपर घूम जाएगा ना। तो अगर ये ब्रशेज से कनेक्ट होगा तो रिंग घूमता रहेगा, रिंग में जो करंट आएगा वो वायर में इजीली ब्रश के सहारे पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद इसके अंदर जो डायरेक्शन होती है हम कैसे पता लगाते हैं? बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हम AC जनरेटर में करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल। क्लियर है बच्चों? वर्किंग काम कैसे करता है? काम करने के लिए क्या होता है बच्चों इसके अंदर? जब हम रोटेशन देते हैं, रोटेशन से क्या होता है? ओरिएंटेशन बदलती है। तो आपको पता है E की वैल्यू क्या होती है? d∅/dt होती है। फ्लक्स के अंदर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos
ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है। अब बार बार इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एंगल बदल रहा है ना बच्चों, एंगल है ओमेगा टी। अगर ये बार बार बदलेगा तो क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ हमारा इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट ही दे रहा है। इसका क्या प्रूफ है, वो प्रूफ अब हम करेंगे। समझ में आ गया बच्चों। ई की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू को पुट कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम करंट बनाते हैं बच्चों। इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, मतलब ई मैक्सिमम कब हो सकता है, ई को हम ई मैक्स कब कह सकते हैं, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होएगी। ये कब होएगी, 90 डिग्री के ऊपर। 90 डिग्री पुट कर दिया ओमेगा टी को, तो हमें क्या मिल गया, ई की वैल्यू ई नॉट मिल गई। तो इसका मतलब ई की वैल्यू ई नॉट क्या बन गई, एन बी ए ओमेगा बन गई। साइन 90 कितना होता है, 1, बचा एन बी ए ओमेगा। तो मतलब ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, एन बी ए ओमेगा। अब इसको आप यहां पुट कर दो तो मिला क्या आपको, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आप इसको, ई की वैल्यू क्या होती है, आई आर होती है, ओम्स लॉ लगा दिया, आई नॉट आर होता है, तो आई की वैल्यू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बच्चों ये हमारा प्रूफ हो गया। अभी तो करा है अपने, आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होती है। क्लियर हो गया, फिर से देख लो एक बार, ई की वैल्यू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एक बार दोबारा समझा दूं, ई की वैल्यू डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, एन बी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। उसके बाद डेरिवेटिव कर दिया, माइनस साइन हो गया, माइनस हमारा बाहर आ गया, माइनस पहले से था प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमें इस वैल्यू को मैक्सिमम बनाना है, जब साइन की वैल्यू 90 होती है तो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद हम इस इक्वेशन को जो हमारा मैक्सिमम है यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ई की वैल्यू आई आर होती है और ई नॉट की वैल्यू आई नॉट आर होती है, आर से आर कैंसिल हो गया, ये करंट जो आ गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। दैट्स ऑल। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जल्दी था, वन शॉट है, कम से कम टाइम में से हमें ख़त्म करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी कोई बात समझ में ना आए आप वीडियो को रिवाइज करें, बार बार इसको समझें। कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है जो नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।